So, hello everyone, welcome to our next video lecture of electrochemistry chapter of class 12th. So, this is lecture number 3. Okay. In the last class, we have discussed about chapter overview we have seen, and then we have discussed about electrochemical cell, how it works. Okay, standard hydrogen electrode, how potential of the any electrode can be measured with standard hydrogen electrode, and electrochemical series, not in the detail, but we have just introduced in the last video electrochemical series. Okay, so in this video we will talk about टॉपिक नंबर 1 सेल रिप्रेजेंटेशन. ओके, आज हम सेल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक चीज़. दूसरा क्या देखने वाले हैं आज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. जो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बात किया है, जस्ट इतना ही देखा है कि एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है रिडक्शन पोटेंशियल पे एलिमेंट्स का ऑन द डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं. उसमें हाईएस्ट ऑर्डर में क्या होता है और लोएस्ट में क्या होता है, ये जस्ट हमने देखा है. लेकिन इसकी यूज़ क्या है, कैसे देखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चैप्टर में उसका यूज़ क्या है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए इसका यूज़ कैसे होता है, वो हम आज इस टॉपिक पे देखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ना. सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, उसमें हम आज देखेंगे कि कोई सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कब है और नॉन स्टैंडर्ड कब है. ठीक है. फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फोर्थ टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ. दैट मीन्स ई सेल. ठीक है. ईएमएफ ई सेल, इसी में हम कैलकुलेशन देखेंगे ई नॉट सेल का. हालांकि थोड़ा सा हल्का फुल्का देखा हुआ है जब डेनियल सेल की बात हुआ तो यहाँ पर ई नॉट सेल को हम एक बार फिर से देखेंगे. और यहाँ पर जो हम नस्ट इक्वेशन देखने वाले हैं वहाँ पर ये भी डिस्कस होगा. ये दोनों चीज़ सेम ही है, सिमिलर है. ठीक है. ये दोनों चीज़ डिस्कस होगा. और यहाँ पर ये हम आगे अभी इसके क्वेश्चंस भी और इसके जो इक्वेशन है वो हम आज देखने वाले हैं. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास. ठीक है. अगर इसके पहले वाले दो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो जाके इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ईआरपी पोर्टल में या फिर यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे. तो इसके पहले वाले जो हैं वीडियो वो पहले देख लें. लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों वीडियो में हमने डिस्कस डिटेल में किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. ठीक है. अगर वो वीडियोज़ अभी आपने नहीं देखे हैं, आपने नहीं समझा है उस कॉन्सेप्ट को, तो ये चीज़ें समझ में आसानी से नहीं आने वाली है. ठीक है. तो पहले वहाँ से जाएँ, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर आएँ. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. अपना नोटबुक ओपन कर लो. ठीक है. नोटबुक में जितना मैं यहाँ पर तो सॉल्व करूँगा वो आपको बनाना ही है. इसके अलावा जो मैं डिटेलिंग देता जाऊँगा, जो मैं उसके बारे में डिटेलिंग देता जाऊँगा, वो आपको अपने वर्ड्स में आपको पॉइंट वाइज आपको लिखते जाने हैं. ठीक है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1, सेल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ये बात क्या है कि कहीं पे रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रहा है, उस रेडॉक्स रिएक्शन को एक सेल के फॉर्म में कैसे लिखे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक हाफ सेल होता है, दूसरा हाफ सेल होता है, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज कनेक्शन होता है. तो इसको लिखने का तरीका, एक रिएक्शन को एक सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका, शॉर्टकट वे है, उसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन. कैसे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेनियल सेल का एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है. डेनियल सेल का एग्जांपल लिख रहा हूँ और इसमें मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक रेडॉक्स इक्वेशन. जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 aqueous is equal to Cu2 plus, that means Cu solid plus zinc sulfate ZnSO4 aqueous. ठीक है. aqueous ये होता है. ठीक है. तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, इसका यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 है और यहाँ पर +2 चार्ज है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एज एनोड काम कर रहा है. कॉपर यहाँ पर +2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है. ये कैथोड वाला हाफ सेल है. ठीक है. ये मैंने डिटेल में बताया हुआ. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको रिएक्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा मेटल इसमें से कैथोड है और कौन सा मेटल इसमें एनोड है. ठीक है. आपको ये समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है. तो इस पर हम और अच्छे से इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो जिंक है यहाँ पर 0 है, यहाँ +2 है कॉपर का, कॉपर यहाँ 0 हो गया और जिंक +2. इसका मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन. ओके. और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज रिडक्शन. ऑक्सीडेशन दैट मीन्स क्या है, ये एनोड है, एनोड पे काम होगा. ये ऑक्सीडेशन मतलब किस पे काम होगा, ये कैथोड पे काम होगा. ठीक है.
अब इसको एज अ सेल, एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एनोड वाले साइड को यानी कि ऑक्सीडेशन साइड को, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि कैथोड जो है वो राइट साइड होता है और एनोड लेफ्ट साइड होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली हम क्या है अक्सर राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड बनाते हैं। तो वैसे ही हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाले को सेल हम बनाएंगे, जैसे कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, और ये जो डबल लाइन है ये इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को हम एक डबल लाइन के फॉर्म में इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा कैथोड, जो कि कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एनोड में क्या हो रहा है, एनोड हो रहा है जिंक प्लस 2 चार्ज बन रहा है। तो इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन जो इस इक्वेशन का जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो हो जाएगा जिंक 2 Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या है, यह जो फर्स्ट वाला लाइन है ये शो कर रहा है कि एक हाफ सेल में जो मेटल है जिंक और जिंक प्लस 2 मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ये हाफ सेल को शो कर रहा है, और ये जो डबल लाइन है ये सॉल्ट ब्रिज को शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद कॉपर प्लस 2 चार्ज से कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये एक्वस, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये है सेल का रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि सेल को इक्वेशन को देख के कैसे सेल रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सेल को देख के हम उसका रेडॉक्स रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम एंड आयरन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मैग्नीशियम Mg सॉलिड प्लस आयरन FeSO4 इज इक्वल टू MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस Fe, ठीक है। अभी यहाँ पे फिजिकल स्टेट में शो नहीं कर रहा हूँ, ये इक्वेशन है, इसको देख के क्या ये हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इक्वेशन है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हम बोल सकते हैं, ऑफकोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ पर मैग्नीशियम का स्टेट +2 है, ठीक है। यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यानी कि आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, एनोड में क्या होगा, एनोड में होगा मैग्नीशियम और कैथोड में होगा आयरन, ठीक है, कैथोड में होगा आयरन। तो इसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीशियम Mg सॉलिड 2 मैग्नीशियम 2 प्लस बन रहा, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 प्लस हो रहा था, हम चार्ज पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, और इसके बाद क्या है उधर Fe2 प्लस जो है यहाँ पर 2 प्लस, ये इसका क्या हो रहा है, ये Fe 0 चार्ज में बन रहा है, यानी कि इसके सॉलिड बन रहे हैं, मेटल में डिपॉजिट होंगे, कैथोड में काम करेगा। तो ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे इतने में कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई रिएक्शन को देख के सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, कैसे उल्टा करते हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम तो नहीं, कॉपर एंड जिंक, चलो डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं, कॉपर और जिंक का। जैसे ये लिखा हुआ है जिंक, ठीक है ना, ये तो एकदम ईजी हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, दूसरा फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जिंक और आयरन की। जिंक इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज लेस रिएक्टिव, दैट मीन्स आयरन विल रिएक्ट एज अ कैथोड एंड जिंक विल रिएक्ट एज अ एनोड, ठीक है। तो जिंक सॉलिड, ये जिंक +2 में कन्वर्ट होगा, ये सॉल्ट ब्रिज, और ये बन जाएगा ये सॉल्ट ब्रिज, आयरन 2 प्लस Fe सॉलिड, ओके। ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसे देख के हमें क्या बनाना है, इसे देख के हमें बनाना है रेडॉक्स रिएक्शन, सेल रिएक्शन, ठीक है, सेल रिएक्शन हमें बनाना है। तो देखिए इसका सेल कैसे बन जाएगा, इसका सेल बन जाएगा, हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि जिंक प्रोडक्ट में है, तो हमने जिंक को ले लिया प्रोडक्ट में, प्लस दूसरे साइड प्रोडक्ट में रिडक्शन हो रहा है, कौन है, यहाँ पर है आयरन Fe2 प्लस, तो Fe2 प्लस ये दोनों रिएक्ट करके क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आयरन गेन करेगा और आयरन का रिडक्शन हो जाएगा, तो Fe सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, इसका रिडक्शन हो गया, प्लस जिंक आयन फॉर्म में आ जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये एक एनोड में घुलने लगा और डिसॉल्व हो जाएगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये इसका रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक ये रिएक्शन है।
लेकिन ये वाला जो है जिंक और आयरन, ये कोई डेनियल सेल नहीं है। डेनियल सेल क्या होता है? जिसमें कॉपर और जिंक की कॉम्बिनेशन होती है। करेक्ट। एक टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहाँ गया? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में ये हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते किसे हैं, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया होगा, टेबल नंबर कट गया है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन के बाद में ये टेबल दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये पूरा दिया हुआ है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर गया है और ये नीचे आया है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दिया गया है, लास्ट क्लास में हमने बात किया है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है 2.87, कल मैंने लिखा था, ठीक है। और इसके बाद हाइड्रोजन का इस बीच में फिर कम होते हैं, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.00 वोल्ट, ठीक। और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05, ठीक है। तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का, रिडक्शन मतलब जिसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैसे होगा? वो इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? लिथियम। एस ब्लॉक का मेटल लिथियम, हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, उसके बाद तो लिथियम ही आता है। तो लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये बहुत अच्छा एनोड बनेगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम, जितना अच्छा वो ऑक्सीडेशन हो सकता है उसका, उतना ही कम उसका रिडक्शन पोटेंशियल। करेक्ट। तो ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के यूज़ क्या है वो हम अभी यहाँ पर बात करते हैं, इसका यूज़ क्या है वो हम अभी यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है मैंने लिखाया हुआ है, एक बार फिर लिखना हो तो लिख लीजिए, एक बार फिर लिखना हो तो लिख लीजिए। ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ, लिखिए, ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स बाय देयर रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ए वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स बाय देयर रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज ऑर्डर में टॉप टू बॉटम में जमाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है, यहाँ जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है ये ई नॉट वैल्यू है। अभी आपको स्टैंडर्ड रिडक्टर पोटेंशियल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ई नॉट वैल्यू क्या होता है और ई वैल्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका जो एप्लीकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक। फर्स्ट it helps to identify nature of electrode, that is क्या नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड? कैथोड और एनोड, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें से मान लो हम बात कर लें इसमें से हम बात कर लें दो चीज़ का, फ्लोरीन का और गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.40 है और फ्लोरीन का 2.87 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब कि वो बहुत अच्छा उसका रिडक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वो होता है कि जो जितना अच्छा अपनी पोटेंशियलिटी उस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, मान लो अगर वो कैथोड बन रहा है तो कितना अच्छा उसका रिडक्शन हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अगर कोई एनोड बन रहा है तो कितना अच्छा वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये उसकी पोटेंशियलिटी कहलाती है, ये उसकी पोटेंशियल है। मान लो कोई इलेक्ट्रोड है, हमारे पास क्या है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो बहुत अच्छा कैथोड बनेगा। करेक्ट, बहुत अच्छा वो कैथोड बनेगा। अब वो जो कैथोड बनेगा उसका पोटेंशियल मतलब, यानी कि हम कह लें कि किसी दो इलेक्ट्रोड का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यहाँ पर दो चीज़ का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, फ्लोरीन का और गोल्ड का लेते हैं। गोल्ड का जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है, वो आपका है 1.40, ठीक है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, यहाँ पर लेते हैं फ्लोरीन और F2 और गोल्ड AU, ठीक है। फ्लोरीन और
गोल्ड की अगर कॉम्बिनेशन बना के हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट, फ्लोरीन जो है ई नॉट इक्वल टू 2.87 वोल्ट है, और गोल्ड का जो है ई नॉट वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है, ई नॉट वैल्यू वो है 1.40 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टॉपिक हमने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इन दोनों एलिमेंट में से अगर इन दोनों के इलेक्ट्रोड बनाया जाए तो दोनों का नेचर क्या होगा ये बताएगा कौन? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहां पे दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखे गए हैं। करेक्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जहां पे लिखे गए हैं, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को हमने लिख दिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा कौन है? ज़्यादा है फ्लोरीन का, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसका मतलब ये कैथोड बनेगा और ये एनोड बनेगा। मतलब क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा फ्लोरीन का और इसका ऑक्सीडेशन होगा। जो इनके इलेक्ट्रोलाइट हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा फ्लोरीन का वो उसका रिडक्शन होगा, और ये जो गोल्ड का जो मेटल होगा, जो रॉड होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा, वो डिजॉल्व होगा इलेक्ट्रोलाइट में, उसका ऑक्सीडेशन होगा। करेक्ट, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है? ई नॉट सेल इक्वल टू होता है कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल में से दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हमें माइनस करना है। ठीक है, तो कैथोड का ही बड़ा होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वही कैथोड होगा, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर हमारा ई नॉट सेल जो आएगा वो कितना जाएगा? 2.87 माइनस 1.40 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.47 वोल्ट। ये इसका ई नॉट सेल की वैल्यू होगी। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू होगी। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। जब भी आपको ई नॉट दिखेगा, जब भी लिख लो, नोट बना के यहाँ पे बीच में लिख लीजिए, जब भी ई नॉट दिखेगा, ई नॉट कहने का मतलब है कि स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, अभी बात करेंगे। तो ये तो हुआ फर्स्ट टॉपिक की, फर्स्ट पॉइंट हुआ इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फर्स्ट एप्लीकेशन हुआ कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स कैथोड एंड एनोड, एक चीज हुआ। दूसरा चीज यहाँ हो जाएगा, दूसरा एप्लीकेशन, it helps to predict the oxidizing power and reducing power of इलेक्ट्रोड्स। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके रिडक्शन पोटेंशियल को देख के आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप ये कर लेंगे, इसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और किसकी कम है, किसका रिडक्शन पावर ज़्यादा है, किसका कम है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा है मतलब उसका बहुत अच्छा रिडक्शन होगा। अगर वो उसका खुद का बहुत अच्छा रिडक्शन हो रहा है मतलब कि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बोला मैं? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे कि फ्लोरीन खुद का रिडक्शन होगा, लेकिन वो तो रिडक्शन करेगा क्या? सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना रिडक्शन करेगा। तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो सामने वाले का क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है। इसका मतलब वो क्या है? बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, ये मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर लिखी है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड की ज़्यादा है मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है और उसकी रिड्यूसिंग पावर कम है, रिड्यूसिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो इसको उल्टा करके ऐसा भी लिख सकते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ई नॉट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर and inversely proportional to reducing power।
इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे कम किसका है, लिथियम का, जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो उसका ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा। ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होगा तो वो बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना, ये आपका रिलेशनशिप है। ये अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से सीधा क्वेश्चन आता है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं आपके नीट में, आपके जेईई में क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? सपोज क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन आते हैं आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपके जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रोड, एक क्वेश्चन यहीं पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रोड A B C D have standard reduction potential 2.5 volt, 2.3, minus 0.72, minus 3.05 volt रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दिया जाएगा, इलेक्ट्रोड कुछ भी नाम दिया रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोड ए बी सी डी 4 इलेक्ट्रोड हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 2.5 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, माइनस 0.72, माइनस 3.05 वोल्ट दिया गया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दिया गया है, ठीक है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर reducing पावर। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एनसीईआरटी बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है, और एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है एक तो, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कैसे आता है? अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसको बनाएंगे कैसे, हमें सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में अरेंज कर लेना है। पहले समझना है क्या पूछ रहा है, बोला है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? ए वाले का ज़्यादा है, 2.5 वोल्ट, इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होगा, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोला है? रिड्यूसिंग पावर का किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि ये वाला सबसे पहला होगा, और सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? इस वाले का होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन होना है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा आपका पोटेंशियल का इंक्रीजिंग, ये ऑर्डर बन जाएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डी का जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, डी का जो रिड्यूसिंग पावर होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डी की रिड्यूसिंग पावर, डी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम मतलब बहुत अच्छे से उसका रिडक्शन होगा ही नहीं, वो तो ऑक्सीडेशन होगा, डी का ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग पावर रखता है, दूसरे वाले को रिड्यूस करेगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका है, ये इसके हिसाब से मिलेगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतना कम रिड्यूसिंग पावर। तो ज़्यादा किसका है? ए वाले का ज़्यादा है, तो ए का सबसे कम, फिर बी का ज़्यादा, फिर सी का ज़्यादा, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, तो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा दिया, करेक्ट। एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया अपना। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नहीं लिखो तो लिख लीजिए इसको पॉज करके। स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, जैसे मैं यहाँ एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहा हूँ, ई Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूँ, ये ई नॉट है, ठीक है, ई Cu2 प्लस Cu इज इक्वल टू 0.25 वोल्ट, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूँ ई नॉट सेल
इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, और लिख रहा हूँ ई सेल इज इक्वल टू 2.7 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये कौन सा पोटेंशियल है, नॉट लगा है, इसका मतलब कि ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल मतलब ये कौन सा सेल का पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल है। कैसे, Cu2 प्लस Cu, ठीक है, Cu2 प्लस Cu एक इलेक्ट्रोड को ही शो कर रहा है, यहाँ पे सेल को शो नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर सेल लिखा है, यहाँ सेल लिखा है, करेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ये एक रिडक्शन पोटेंशियल है। कैसे मालूम, यहाँ देखो दो प्लस चार्ज में से ये Cu आ गया, Cu रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जीरो लिखा हुआ है, यहाँ जीरो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन का है। स्टैंडर्ड कंडीशन हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पढ़ा हुआ है, क्या, जब 1 मोल कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो एट नॉर्मल NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, तब जो इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड होता है। या फिर एक 1 मोलर सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के कंसेंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट से बनाए गए सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। तो यहाँ जो सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट लिखा हुआ है, ये डेनियल सेल का है, ये डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा कॉपर का उस सॉल्यूशन में, वो कंसंट्रेशन या तो 1 मोल से ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, या फिर उसका टेम्परेचर हो सकता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये नॉन स्टैंडर्ड है। ये कौन सा है, ये कौन सा है, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, और ये है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, और ये है नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड कहने का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में उसके सॉल्यूशन है, 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले इलेक्ट्रोलाइट का ये नहीं है, ये है 1 मोलर वाले का इतना आया है, और ये 2.7 वोल्ट किसी और किसी भी सेल का हो सकता है। यहाँ पर अगर जीरो नहीं लिखा है मतलब कि द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेट एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। तो किसी भी कंसंट्रेशन पे जो EMF होता है सेल का, ई सेल बोलें चाहे EMF बोलें, उसको हम नॉन स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक, और यही ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए विथ हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड ई सेल, ई नॉट सेल जो होता है, उसके हेल्प से ई सेल की जो कैलकुलेशन होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है जिसके लिए नस्ट ने एक रिलेटिव इक्वेशन दिया है, जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि किसी भी कंसंट्रेशन में उस सेल का उस इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ये अगला टॉपिक है, अभी ये स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो अब कैलकुलेट करते हैं, हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं और उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो नस्ट इक्वेशन है आप लिख लो, नस्ट हैज given a quantitative relation equation. Nast has given a quantitative relation equation of cell potential at any concentration, and standard cell potential, ठीक है। तो नस्ट ने इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, नस्ट ने इक्वेशन दिया है कि क्वालिटेटिव रिलेशन इक्वेशन दिया है कि सेल का पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन में सेल का जो पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड ऑफ सेल पोटेंशियल से कैसे रिलेट है ना। यहाँ पर मैं अभी इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट इक्वेशन है क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल सॉरी ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एल एन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पे एल एन क्यू हो जाएगा, एल एन क्यू, ठीक है। ये आपका है ये आपका है नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपका है नेक्स्ट इक्वेशन। अब इसमें है क्या क्या चीज़ नेक्स्ट इक्वेशन में, वो चीज़ें देख लेते हैं। इस नेक्स्ट इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और ऊपर कर रहा हूँ, इसको नीचे में लिखूंगा मैं। वेयर ई सेल ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सेल का ईएमएफ बोलते हैं, इसी को, ठीक है। ई नॉट सेल जो लिखा है, ई नॉट सेल है आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। आर जो है, आर लिखा है, ये है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर जो आर की जो वैल्यू आती थी, जो ऑस्मोटिक प्रेशर पे हम पढ़ते हैं पाई इक्वल टू CRT, तो वहाँ पर जो आर की जो वैल्यू है वो भी गैस कांस्टेंट है, लेकिन उसकी वैल्यू हम 0.083 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल वहाँ पर पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जूल पर केल्विन पर मोल यहाँ पर पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है और वहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही थी, ठीक है। तो कौन सा आर की वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आर गैस कांस्टेंट है ये। और यहाँ पर जो ये टेम्परेचर है, टी क्या है, टेम्परेचर, एक नॉर्मल टेम्परेचर हम एनटीपी पे ले लेते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, 298 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऊपर का लिख लोगे तो वहाँ आगे कर देता हूँ इसको मैं। और टी के बाद क्या बच गया, एन, हाँ एन क्या है, एन यहाँ पर है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शन। एक रेडॉक्स रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, वो उसकी एन की वैल्यू है। अभी एक रिएक्शन को देख के, हम उसके कंसंट्रेशन को देख के एक सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर होगा कि एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एन क्या है वो रख दिया। और है इसके बाद एफ क्या है, एफ इज द फराडे कांस्टेंट, एफ इज द Faraday's constant, दैट मीन्स Faraday's constant मतलब जिसका क्या होता है वैल्यू, 1F इक्वल टू कितना होता है वैल्यू, 96500 कूलॉम पर मोल। ये फैराडे कांस्टेंट का यूनिट है, ठीक है। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.63 × 10⁻⁻19 कूलॉम। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। So this charge will multiply to the Avogadro number. That means the amount of the charge in 1 mole of electron. तो क्या होगा, 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाई
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम अगर करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगा 96489 वैल्यू आता है, लेकिन राउंड फिगर में हम उसको 96500 कूलॉम हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये जो एफ है ये उस चार्ज की क्वांटिटी है। क्या हो रहा है, ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम चार्ज का ट्रांसफर हुआ। एक मोल इलेक्ट्रॉन हुआ तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, इतने कूलॉम चार्ज का ट्रांसफर हुआ। करेक्ट, इसलिए यहाँ पर जब ईएमएफ सेल की ईएमएफ हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस एफ की वैल्यू भी पुट करना जरूरी है। ठीक है, ये फैराडे कांस्टेंट है। और जो यहाँ पर आपका क्यू लिखा हुआ है, क्यू है आपका रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट। ये जो क्यू है ये आपका है रिएक्शन कोशिएंट। करेक्ट, रिएक्शन कोशिएंट। ठीक है, अब रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जब कोई सॉल्ट का आयोनाइजेशन हो जाता है तो उसका जो इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं, है ना, Kc Kp की वैल्यू लिखते हैं, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं, तो वहाँ पर हम एक रिएक्शन कोशिएंट क्यू यूज़ करते थे। अगर रिएक्शन कोशिएंट क्यू की वैल्यू Kc की इक्वल टू है, मतलब कि जो रिएक्शन है वो एट द इक्विलिब्रियम है। ओके, इसके लिए हम यूज़ करते थे। तो यही वही क्यू है, यहाँ जो क्यू लिखा है ना उसका मतलब वही है। इसका मतलब वही है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इस क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। और क्या होना चाहिए, ये आयनिक होना चाहिए, आयंस का कंसंट्रेशन होना चाहिए। वो जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का है वो सिर्फ आयंस का होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक इक्विलिब्रियम में हम देखते हैं कि सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन को ही डिनोट किया जाता है। अगर कोई आयनिक फॉर्म नहीं है तो उसकी जगह में उसकी वैल्यू 1 ली जाती है सिर्फ, बस। ठीक है, तो यही वैल्यू हमको एक रिडॉक्स रिएक्शन में देखना है कि प्रोडक्ट में आयन का कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट बना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसमें उसका कंसंट्रेशन क्या है, और जो दूसरी तरफ का जो एनोड या कैथोड है उसका कंसंट्रेशन उसमें क्या है, जो रिएक्टेंट में क्या है, और प्रोडक्ट बनने के बाद में रिएक्शन होने के बाद में आयन का कंसंट्रेशन क्या बन रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको सेल की ईएमएफ कैलकुलेट हो जाएगी। बहुत ईजी, बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने की देरी है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब समझ में आने लगेगा। ठीक, इतना हमने यहाँ पर समझा, ठीक। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका नस्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू यानी कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 96,500 कूलॉम, और एलएन, जो एलएन है, एलएन मतलब क्या है, नेचुरल लॉग है। यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, एलएन क्या है, एलएन जो है ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, दैट इज नेचुरल लॉग। करेक्ट, नेचुरल लॉग। इस नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे, एक 10 बेस, जिसका बेस 10 हो उस लॉग में, तो क्या होगा, ln इक्वल टू क्या होता है, ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 होता है, इतना होता है। तो ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पुट करने के बाद में जो नया फॉर्मूला आता है हमारे पास, नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला जो आता है वो क्या होता है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना आगे, नाउ after putting constant values किसका f, constant values of temperature T, R, F and conversion factor of ln to log, the new formula of Nernst equation is, now the Nernst equation is E cell is equal to E naught cell minus
0.059 डिवाइड बाई n log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नया फॉर्मूला हो जाएगा। ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन का नया फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, प्रोडक्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द रिएक्टेंट। ठीक है, और ये एक 0.059 एक कांस्टेंट के फॉर्म में एक सारे कांस्टेंट को मिला के कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आया। ठीक है, इसी का यूज़ करके हमें सारे न्यूमेरिकल, हमारे जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल और वी कैन से द ई सेल वैल्यू हमको कैलकुलेट करना रहेगा। तो वो सब सारे इक्वेशन, सारे जो कैलकुलेशन रहेंगे इस फार्मूला के बेस पे बनेगा, इस फार्मूला के बेस पे बनेगा। करेक्ट, करेक्ट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको लॉगरिथम आपको सिखा रखा है ना, अगर आपको लॉग एंटी लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी बेसिक ट्रिक्स क्या है, फॉर्मूले क्या है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके एक डिटेल्ड वीडियो लॉग पे, लॉगरिथम पे मैंने बनाया हुआ है। वहाँ पर आप लॉग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉग की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लॉग की कैलकुलेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब तक आप लॉग का वैल्यू निकालना, लॉग के फॉर्मूले लगाने आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप ये जो इक्वेशन 4 नंबर का, 3 नंबर का जो क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपके आने वाला है, ये आपका नहीं बन पाएगा, ये आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 3-4 फॉर्मूले हैं लॉग के बस, और 2 वैल्यू लॉग के याद रखने हैं बस, बाकी पुट करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे, आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी बनाते हैं और उसके बाद फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट द सेल इन विच, ठीक, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेल रिप्रेजेंट करना है और क्या करना है, कैलकुलेट इट्स ई सेल। ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल हमको कैलकुलेट करना है। ई सेल इफ ई नॉट सेल वैल्यू इज बी दिस वन 3.17 वोल्ट। तो हमें ये इक्वेशन दिया है, इसको हमको सेल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के, जो इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, मैग्नीशियम is oxidized and silver is being reduced here. Okay, that means silver is cathode here and magnesium is anode here. Okay, तो anode and cathode होता है, तो magnesium क्या हो जाएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन, magnesium solid to magnesium 2 plus salt bridge Ag plus to Ag solid. This is cell representation of this question. Now to calculate the value of E cell, so what is the next equation? Here we can write, here we can write, here we can write next equation, next equation क्या है, next equation, next equation है E cell, E cell is equal to E naught cell, E naught cell minus 0.059 divided by n log concentration of product divided by concentration of reactant. So this is next equation. What is the value of n for this reaction? Now n is the what? N is what? N is time. N is the number of electron transfer. For this redox reaction, this magnesium is losing 2 electron and making a magnesium 2 plus charge, and here one silver is getting 1 electron, one silver is gaining 1 electron, so 2 silver is gaining 2 electron and making 2 atom of silver, 2 molecule of the silver. Okay, so that means in overall in the redox reaction, the total number of electron transfer for one molecule is, for one magnesium this is 2 electron losing and silver is 2 electron gaining. That means the number of n, the value of n, that means the number of electron transfer is 2. Correct, 2. So here by putting the value, E naught value is given, E naught value is given here. Okay, so E
cell is equal to E naught value 3.17 volt minus 0.059 डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 हियर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं हियर, वो n इक्वल टू 2. सो टू log. Now the concentration of product, the which ion is present in the product, the ion magnesium 2 plus. So the concentration of magnesium 2 plus to be present here. Okay, the concentration of reactant is here. And one more thing, whenever we write the equilibrium constant Kc or Kp or Q, reaction coefficient Q, the stoichiometric coefficient here which is present in front of the reactant or product, this stoichiometric coefficient goes to the power of the concentration of the ion, correct? The power of the concentration of the ion. So concentration of product, what is product? Product is 0.130 divided by the concentration of reactant, but this concentration is for one silver, okay, but here 2 silver are present, so reaction coefficient Q is equal to product divided by reactant to the power stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient is 2 here, that's why we can write 0.0001 to the power 2, correct? Now if we calculate it, E cell is equal to 3.17 minus 0.0295 by dividing this to 0.0295 log how much value? How much value it could be? It could be 0.130 डिवाइड बाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 है, 4 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 8 कितना हो जाएगा? होगा नहीं होगा? 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये 10 टू द पावर माइनस 8 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 लॉग इतने का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है? 0.130 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 8 ऐसा है, तो इसको लॉग कितना लिख पाएंगे हम? लॉग अब इसको भी पॉइंट को उधर हटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 1 2 3 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है? तो -3 और -8 कितना हो जाएगा? -11, 10 टू द पावर -11, तो 130 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, करेक्ट? सही है क्या? वन मिस्टेक, ये यहाँ नीचे में 10 टू द पावर -8 है तो ऊपर जाके तो 10 टू द पावर +8 हो जाएगा ना? करेक्ट, मिस्टेक हो रहा। यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 130 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर, इसमें से 3 माइनस कर 10 टू द पावर -5 और log m इंटू एन की फॉर्मूला हम जानते हैं, log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस log n, इसका मतलब क्या हो जाएगा? log 130 प्लस log 10 टू द पावर -5 ये हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू आएगा ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0295 यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 log 130 का वैल्यू कितना आएगा? log 130 की वैल्यू आएगी 130 की वैल्यू कितना आएगी? 2.13, मतलब कि ये आ जाएगा लगभग 18 समथिंग 1.12, क्योंकि 1.3 की वैल्यू log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। 0.3 का लगभग आधा है या फिर उससे भी थोड़ा सा कम है, तो 0.12 लिया है, 2.12 है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा? ये -5 हो जाएगा, -5 सामने आ जाएगा, ये हो जाएगा, तो -5 इतना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका -5 तो -2.88 अराउंड 2.88 आएगा, ठीक है? तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 2.88, तो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस
0.0295 मल्टीप्लाई 2.88 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से माइनस हो जाएगी और वहाँ पर अपने को मिलेगा। टूल्स में ये कैलकुलेटर रहा, कर लेते हैं तुरंत। कितना 2.88 मल्टीप्लाई 0.0295 0.0849 माइनस 3.17 इक्वल टू 3.08। ठीक है, 3.08। तो यहाँ जो ई सेल की जो वैल्यू आएगी, ई सेल इज इक्वल टू 3.08 वोल्ट। आंसर, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आज काफ़ी टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है, काफ़ी टॉपिक आज हमने कवर कर लिया। हमने बात कर लिया आज नस्ट इक्वेशन की, नस्ट इक्वेशन के एब्रिवेशंस देख लिए, एक्सप्रेशंस देख लिए, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स क्या होते हैं देख लिए, है ना। इलेक्ट्रोड पे एक क्वेश्चन भी कर लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का 2 एप्लीकेशंस देख लिए। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये देख लिया। आज के क्लास में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, काफ़ी कुछ आज हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई होप आज आपको बहुत अच्छा मजा आया होगा। आपने सारे नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को फिर से पीछे करके पॉज करके जहाँ पे आपके नोट्स बचे हुए हैं उनको बनाइए प्रॉपर, और लगन से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में आए और वो ना बने। ठीक है, क्या है, चैप्टर को एक बार पढ़ने के लिए, एक बार गो थ्रू होने के लिए टाइम लगता है। जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं तो वही चीज़ जब उसको आप माइंड में रिवाइज करोगे, 2 बार 3 बार करोगे तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें कि कौन सा चीज़ क्या हो रहा है। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो मेरा नंबर आपके पास अगर है, नहीं है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे 24/7 व्हाट्सअप कीजिए, आपके डाउट्स मैं क्लियर करूँगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।